देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, विद्यमान साझेदारों का नया लाभानुपात और त्याग और लाभ प्राप्ति का अनुपात, वो हमें किस तरीके से निकालना है। जब विद्यमान साझेदार किसी कारण से अपने अनुपात को परिवर्तित करना चाहते हैं तो किसी साझेदार को क्या होता है, त्याग करना पड़ता है और किसी साझेदार को प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो साझेदार त्याग करता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाता है और जिसको प्रॉफिट होता है, जिसको लाभ होता है, वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है। अब यह उल्लेखनीय है कि लाभ और त्याग का जो अनुपात है सदैव बराबर होता है। मतलब जो गेनिंग रेशो है वो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात जितनी किसी साझेदार के भाग में वृद्धि होती है उतनी ही राशि से किसी दूसरे साझेदार के लाभ में कमी भी होती है। तो इसके लिए लाभ पाने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को क्या करता है, कुछ राशि प्रीमियम के रूप में देता है जिसे ख्याति कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि त्याग का अनुपात कैसे निकाला जाता है। त्याग के अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार फर्म के दूसरे विद्यमान या नए साझेदार को अपने लाभ में से कुछ हिस्सा त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो जिस अनुपात में वे अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग के अनुपात की गणना पुराने में से नए अनुपात को घटाकर की जाती है। इसके लिए ये सूत्र लगाया जाता है, त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तब सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसके पहले हमने देखा त्याग का अनुपात किस तरह निकालना है। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि लाभ का अनुपात या नफे का अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है। लाभ या नफे की प्राप्ति अनुपात से आशय उस अनुपात से जिससे फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार फर्म के विद्यमान नए या अलग होने वाले साझेदार से लाभ या नफे के रूप में कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। अर्थात साझेदार पहले की तुलना में अधिक लाभ पाता है। मतलब जो साझेदार है उसको पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलने लगता है। तो इस अधिक की राशि को ही लाभ या नफे का अनुपात कहा जाता है। जब नया अनुपात पुराने अनुपात की तुलना में ज़्यादा होता है तो जो अंतर की राशि है वो नफे का अनुपात कहलाता है। जब हम इसको गणना करेंगे इसकी, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सूत्र हमारा फार्मूला रहेगा लाभ प्राप्ति का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। मतलब गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी हमने पढ़ा नफे का अनुपात और त्याग के अनुपात को किस तरह से निकाले जाते हैं, उनके लिए क्या फार्मूला है, क्या सूत्र लगाया जाता है, क्या होता है वो। अब हम पढ़ेंगे त्याग के अनुपात और नफे के अनुपात में क्या अंतर है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में क्या अंतर है। नंबर 1 पहला अर्थ, त्याग के अनुपात में विद्यमान साझेदार किसी अन्य साझेदार या नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग करते हैं। और नफे के अनुपात में क्या होता है, इसमें विद्यमान साझेदार को किसी अन्य साझेदार से लाभ का भाग मिलता है। मतलब इसमें साझेदार के द्वारा त्याग किया जाता है और इसमें क्या होता है, किसी साझेदार को लाभ के रूप में हिस्सा प्राप्त होता है। सूत्र, इसका सूत्र क्या है, त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और इसका जो सूत्र है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका, लाभ प्राप्ति का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। गणना का समय, अब ये कब निकाला जाता है, इसकी गणना विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय या फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाता है। जबकि इसकी गणना विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय की जाती है। प्रभाव, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किए जाते हैं। जमा किए जाते हैं मतलब क्रेडिट किए जाते हैं। और लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते प्राप्ति के अनुपात में ना में मतलब डेबिट किए जाते हैं। मतलब इसमें क्रेडिट करना है तो ये डेबिट होगा। उपयोग, इसका प्रयोग नवीन साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों में वितरित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो नए साझेदार के द्वारा
ख्याति की राशि लाई जाती है वो पुराने साझेदारों को दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का त्याग करते हैं। इसका उपयोग निवृत्त या मृत साझेदार को विद्यमान साझेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के लिए किया जाता है। अनुपात में कमी या वृद्धि। त्याग अनुपात से पुराने साझेदारों का लाभ हानि का जो अनुपात है वो क्या होता है? कम हो जाता है। इनका अनुपात क्या होता है? कम हो जाता है। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? नफे के अनुपात से क्या होगा? जो शेष साझेदार हैं उनके अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। मतलब यहाँ कमी होगी तो यहाँ क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। पूंजी पर प्रभाव। अब साझेदारों की जो पूंजी होती है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किए जाते हैं, जबकि व्यवसाय जारी रखने वाले साझेदारों के पूंजी खाते नफे के अनुपात से नामे किए जाते हैं। नाम में मतलब डेबिट किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ख्याति का समायोजन कि ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। जब भी कोई साझेदार त्याग करता है या किसी साझेदार को प्राप्ति होती है तो ख्याति का जो समायोजन है वो हमें किस तरीके से करना है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? साझेदारों की जो फर्म होती है उसमें एक से अधिक साझेदारों के लाभ में वृद्धि हो जाती है, या फिर कभी कभी और क्या होता है, एक या अधिक साझेदारों के लाभ में कमी भी आ जाती है, जिसके कारण उन्हें क्या होता है, पहले की तुलना में किसी साझेदार को ज़्यादा लाभ मिलने लगता है और किसी साझेदार को पहले की तुलना में कम लाभ मिलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में लाभ या नफ़े की प्राप्ति के साझेदार द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि दी जाती है वो ख्याति कहलाती है। मतलब जो ख्याति होती है फर्म की वो उनको क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, क्योंकि उन्हें पहले की तुलना में कम लाभ मिलता है। तो कम लाभ मिलता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ख्याति की राशि देकर पूरी की जाती है। तो इसके लिए लाभ या नफ़े वाला जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट किया जाता है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जिसने त्याग किया है उसको क्रेडिट किया जाता है। उसके मूल्य का वह हिस्सा जो त्यागांश या प्राप्तांश के समतुल्य है का समायोजन या लेखांकन किया जाता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर लाभ विभाजन के अनुपात में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसमें ख्याति का मूल्यांकन हमें ज़रूर करना है, ताकि ख्याति का जो समायोजन है वो पूरी तरीके से हो सके। और इसका जो समायोजन है वो 2 प्रकार से किया जाता है।